अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा इदारा है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, जहाँ पे मुल्क भर के सहाफ़ी जो है वो इसके साथ अपना राब्ता रखते हैं। हर साल यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं और मुल्क के नामवर सहाफ़ी जो इंटरनेशनल सतह पे भी बड़े फेमस होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, यहीं से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, ना सिर्फ मुल्क के इदारों के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए भी। सहाफ़त एक मुश्किल फ़न है, एक मिशन है। इसकी मुश्किलात क्या हैं? इसके लिए किस तरह का लाहे अमल होता है सहाफ़त में, किस तरह ये फ़ेस करते हैं जो ओहदेदार होते हैं, जो आम सहाफ़ी होते हैं या ख़ास सहाफ़ी होते हैं, जो सारे सिनारियों में काम करते हैं। उन्हीं से आज बात करेंगे और उनके तजुर्बात आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि सहाफ़ी से सहाफ़त तक किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और इन सहाफ़ियों के आप ख़ुद जज्बात सुनिए। मेरे साथ हैं नासिर मलिक। नासिर मलिक सहाफ़त के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आप आलमी सतह पे देखें बड़ा नाम है। अगर हम मुश्किलात की बात करते हैं, सहाफ़ी के मिशन की बात करते हैं, आज सहाफ़त को क्या चैलेंज है और आप उनको कैसे फेस करते रहे? सहाफ़त का पहला चैलेंज जो है वो रोज़गार का बचाना है। इस वक्त इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है और मेरा ख़्याल है कि उस ज़वाल की वजह शायद एक मशरूम ग्रोथ है जो इंडस्ट्री की हुई थी। वो मशरूम ग्रोथ थी जिसमें इश्तिहार इतने हमारे इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं कि वो उसको सस्टेन कर सके इस मीडिया को। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है कि मर्जर्स होने चाहिए ग्रुप्स के मर्जर्स होंगे ताकि कम से कम मीडिया हो और वो आपस में मर्ज हों और फिर जाके ये सहाफ़त शायद जो है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है फाइनेंशियली। राठौर साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ मुश्किल हैं, चैलेंजेस हैं। सहाफ़ी, जैसा कि आपने कहा, उनकी ज़िम्मेदारियां कठिन होती हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तूफ़ान, बारिश, आंधी, सर्दी, गर्मी उसकी परवाह नहीं करते। मगर मैं समझता हूँ उनकी फैमिलीज़ डिप्राइव होती हैं। उनकी फैमिली को वो मौके नहीं मिलते तफरीह के, और प्रेस क्लब का बुनियादी काम यही है कि ना सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि उनके ख़ानदानों के भी कथारसिस का बायस बने। प्रेस क्लब के अंदर हमारी इस वक्त हमने 2014 में सीट्स को रिज़र्व करवाया था ख़वातीन के लिए। तो ये रिज़र्व इस तरह नहीं है कि जैसे नेशनल असेंबली में होता है, इसमें ये कि 4 सीटें ऐसी हैं जिस पे सिर्फ ख़वातीन ही इलेक्शन लड़ेंगी। तो हर ग्रुप को खातून को लाना पड़ता है। तो बड़ा ही अच्छी एक तरबियत हम सबकी हो गई है यहाँ पर सियासत में। मैं भी जो थी वाइस प्रेसिडेंट थी 2 साल पिछले, अभी मैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज की जब सहाफ़त की हम बात करते हैं, आप लोग हर साल इसमें इलेक्शन भी कराते हैं, लेकिन हमने देखा चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और हर साल जबकि हम अपने कंटेस्ट भी कराते हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो मर्ज होकर के सामने भी आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सहाफ़ियों की अपनी सफ़ों के अंदर भी बहुत इंतशार और डिसइंटीग्रेशन है। अपने इलेक्शंस पे भी इनके जो है वो नज़्म ज़ब्त नहीं है। आज अगर जमहूरियत के लिए ये सियासी पार्टियों का एहतसाब करते हैं या उनको अपने शोज़ में बुलाकर पूछते हैं कि आपकी पार्टियों के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं होता और यहाँ पर जमहूरियत क्यों पनपती नहीं है, सबसे पहले इनको अपनी सफ़ों में भी देखना चाहिए कि हम कितना जो है वो वैलिड इलेक्शंस की तरफ बढ़े हैं या हमने कितना प्रमोट किया है न्यू कमर्स को भी और अपनी ग्रुप्स को भी कितना इमर्ज किया है। यहाँ मैं बात करूँगी कि PFUJ, RAUJ जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो भी इंतशार का शिकार हैं। 3-3, 4-4 ग्रुप्स हर तरफ हर सिटी के अंदर मुतारिफ हैं और डिवीज़न दर डिवीज़न हैं जिसका अल्टीमेट नुकसान वर्कर को हुआ है। आज हम देखते हैं कि माशरे का सबसे जो पिसा हुआ तबका है वो सहाफ़ी है। उसकी क्या वजूहात हैं? PFUJ कितना रोल अदा कर रही है? RAUJ कितना रोल अदा कर रही है? पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का क्या मुस्तकबिल है? एक वक्त था कि सहाफ़ी जो थे वो दूसरों की आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचाते थे, दूसरों के मसाइल बताते थे। आज जो सहाफ़ी हैं हम देख रहे हैं कि वो बेचारे ख़ुद एहतजाज कर रहे हैं, वो ख़ुद अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और उनकी फ़रियाद सुनने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी यूनियंस हैं, PFUJ, RAUJ समेत तमाम यूनियंस जो हैं उनको इकट्ठे होकर मिलकर रोल प्ले करना चाहिए। ये जो सहाफ़त है उसके चैलेंज हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी।
क्या कहेंगे कि इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे होगा? सहाफ़ी हर मुल्क में किसी न किसी मुश्किलात का, किसी न किसी मसाइल का शिकार रहता है। पाकिस्तान में जो पिछले 2 साल से एक बहरान आया था, जो मालकान ने चांटियों के नाम पर और कटौतियों के नाम पर जो इत्तेसाल शुरू किया है, तो उससे मीडिया के लोग बहुत परेशान हैं। हमारा मिशन यही है कि हम सहाफ़ियों में जो तोड़ फोड़ हो चुकी है, ग्रुपिंग हो चुकी है, उसको हम इकट्ठा करें। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ मिल के पुरअमन तरीके से, अच्छे माहौल में, अच्छे तरीके से उनको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनको आप आराम से हल कर सकते हैं। और जब आप एक हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान में तो फिर आप ताकत बन जाएंगे, और ताकत जब आप बन जाते हैं तो फिर आपके मसाइल इज्तिमाई तौर पर हल होना शुरू हो जाते हैं। ये हम माजी में भी कर चुके हैं, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना हमें है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। एक हमने देखा आप 1 साल तक प्रेसिडेंट भी रहे और उसके बाद फिर इलेक्शन में हैं। ख़वातीन जर्नलिस्ट जो हैं उनके प्रॉब्लम मेरा ख्याल है मेल से ज़्यादा होते हैं, उसको आपने फोकस किया अपने दौर में? बिल्कुल हमारा उससे फोकस है, और ख़वातीन के ऊपर हमारा खुसूसी ये टास्क था कि उनके जो मसाइल हैं, इवन उनके डोमेस्टिक मसाइल भी हैं और दफ्तर के अंदर के मसाइल हैं, दफ्तर के बाहर उनके मसाइल हैं, उनको हमने प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया है। और हमारे फैसला में उनकी इवन के सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो टोटल अलग है, और उनको अलग से फैसिलिटी देना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो जिस तरह मेल जर्नलिस्ट काम कर रहा है और फीमेल उसके इक्वल बराबरी की सतह पे जर्नलिज्म कर रही हैं, तो उनको वो माहौल फराम करें कि वो हरासमेंट फ्री रिलैक्स होके वो अपना पेशा वराना जो अमूर है वो पूरा कर सके। और उसके लिए हम इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद किया था तो हमने काफ़ी हद तक किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी शहरों में जो ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन या उनके जो मसाइल हैं उसके हल के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, कैसे आने वाले वक्त का मुकाबला होगा? चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी। एक दौर था अखबार होता था, हाथों से बनता था, फिर कंप्यूटर आया, अब वो ऑब्सोलीट हो गया, फिर टीवी आया, टीवी के बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना सोशल मीडिया आ गया, नए टूल्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के आपको पहुंचने तक। एक दौर था अखबारात की सर्कुलेशन जो है वो 40-50 हज़ार होती थी, अब एक बंदा जो है सोशल मीडिया पे उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों पे है, तो यानी कि वो ख़ुद भी जो है इतना बड़ा वो मैसेंजर है, वो पैगाम दे सकता है। तो चैलेंजेस भाई पहले तो यही है कि टेक्नोलॉजी के कि हमारे लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग होना पड़ेगा। दूसरा फिर इसके साथ ही मामला ज़ाहिर है कि वो माशी मामला है, और माशी मामला जो है रवायती आउटलेट्स के ज़रिए हल नहीं हो सकता, रवायती जर्नलिज्म के ज़रिए हल नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को आने वाले मौजूदा और आने वाले वक्त के साथ इक्विप नहीं करते। नया जो ट्रेंड आ रहा है डिजिटल मीडिया का, मैं ख़ुद उससे ना बल दूँ। मैंने ख़ुद उसे पूरा साल हो गया मुझे उसे ट्रेनिंग लेते हुए। मैं और मेरे कुछ साथी जो है मिल के हम एक वो दोस्तों के लिए हमने एक मीडिया हाउस इस तरह का बनाने की, जिसमें हम अपने सारे वर्किंग जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि आप इस जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप किसी दूसरे का पाबंद हुए बगैर आज ख़ुद अपने लिए अपनी रोज़ी कैसे जर्नलिज्म से कमा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सहाफ़ियों की तादाद में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो सहाफ़त के बुनियादी असूल नहीं जानते। नहीं, सहाफ़त के बुनियादी असूल तो जानते हैं, लेकिन अब सहाफ़त के साथ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है। सिर्फ सहाफ़ती असूल जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी आगाह होना बहुत ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब यूरोप में जो है एक बंदा 3-3, 4-4 काम कर रहा है, वो कैमरामैन भी वही है, रिपोर्टर भी वही है, सब एडिटर भी वही है, और उसे अपलोड भी वही कर रहा है। आप पहले भी प्रेसिडेंट भी रहे प्रेस क्लब के, तरजीहात में आपने काम किया, आने वाले वक्त में भी आपकी सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए तरजीहात होंगे उस पर? मैं जान के इस चैनल की वसातत से बात कर रहा हूँ कि तरजीहात हुकूमत को भी यही मुकर्रर करनी चाहिए थी। हमारे बेशुमार ऐसी हुकूमतें आई ना जिन्होंने हमारे नारे छीन के उससे पहले ही अमल दरामद कर दिया, तो इनको भी हमारे नारे छीन के हमारी ख्वाहिशात या यूनियनिज़म को इस तरह ख़त्म करते कि हमारे मुतालबात सारे माने जाते और हमारे घर के आसूदगी आती, घरों में बच्चे आसूदा होते, घर आसूदा होता है, तालीम आम होती है हमारे लिए, तो फिर हम सिपाही की तरह लड़ते इनके हक़ में, इनके पीछे खड़े हो गए। तो इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि क्योंकि मुझे गनीमत है कि आपका चैनल है, आपका चैनल गैर जनबदारी से बात कर रहा है, तो इसलिए अभी भी वक्त है कि हुकूमत ये सोचे कि इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव तो लिया जा सकता है ना, देखें 10% होंगे मैक्सिमम ऐसे जो अड़ियल हैं या ब्लैकमेलर हैं, वो 10% होंगे, बाकी तो 90% आपके साथ है ना, लेकिन उसे यूटिलाइज़ कैसे करना है ये आपका फ़न है।
آج کے صحافی کی مشکلات، چیلنجز، مستقبل کے چیلنجز کیا کہیں گے؟ جہاں تک مضافاتی علاقوں کا تعلق ہے، اسلام آباد یا کشمیر یا دیگر علاقوں کا، وہاں اب تک مسائل موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر علاقے ہیں، کشمیر ہے، ان کو اسلام آباد پریس کلب بلکہ نیشنل پریس کلب کے جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کے جو بڑے جرنلسٹ یہاں جو سیاست کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ ان کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ آج کی صحافت کے مسائل کیا ہیں، ہم ان کو کیسے فیس کریں گے؟ جرنلسٹ جو ہے وہ بعض اوقات بہت مشکل میں ہوتا ہے، لیکن چیلنج کو تو اسی نے ہی نبھانا ہے۔ پچھلے 30 سال سے کم از کم ہم اس پروفیشن سے ہیں، بہت سارے اس میں ہمارے سامنے نئی انڈکشنز ہوئی ہیں، لوگ آتے رہے ہیں، بڑا ایک سموتھ اچھا ایک ایٹماسفیئر بھی تھا اور لوگوں کو اچھا روزگار بھی مل رہا تھا۔ بہرحال جرنلسٹ جو ہیں، ہماری باڈیز ہیں، یونینز ہیں، اس میں بھی انفارچونیٹلی ہماری جو یونینز ہیں ہماری بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک 4-5 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمام جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، اکٹھے رہ کے اپنی جد و جہد کرنی چاہیے، ایسی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، ادروائز میں سمجھتا ہوں اس بہت مشکل ہے۔ آج کے چیلنج جو ہیں، آج کا صحافی آج کے چیلنج کا کیسے مقابلہ کرے؟ دیکھیے، اب ایک واحد طریقہ، اب دنیا بھر میں جو میڈیا وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی شرنک ہوتا جا رہا ہے میڈیا ایسا ایسا۔ لوگوں کو اب یہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف آنا پڑے گا، یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا کے ذرائع کا ہمیں استعمال کرنا ہوگا، اور اسی لیے ہم نے پریس کلب میں پچھلے سال ہم نے 400 لوگوں کی تربیت کرائی ہے سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرنے کے حوالے سے، تاکہ وہ لوگ جب بے روزگار ہوں تو وہ خود کفیل ہو سکیں، وہ خود اپنا کوئی روزگار جو ہے اچھا کما سکیں۔ تو اب ہمیں مقابلہ اسی طرح کرنا ہے، ڈیجیٹلائز ہونا ہے اور ہمیں بھی جانا ہے ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف۔ آج ہم چیلنجز کی بات کریں، صحافی کو بڑے چیلنج ہیں، صحافت کو بڑے چیلنج ہیں، کیا کہیں گے مستقبل میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آج بڑے چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں میڈیا آج اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ ہے جو ماضی میں ہم منتخب کرتے رہے ہیں یا وہ منتخب ہوتی رہی ہے۔ پچھلے 10-15 سال میں لیڈرشپ آئی ہے، انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ بدقسمتی سے صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کو بلیم گیم اور زرد صحافت، سوشل میڈیا اس کا ایک اہم ٹول بن چکا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی پازیٹیو کر رہی ہوتی ہے، آپ امریکن گورنمنٹ کو دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جاپان کی جمہوریت کو آپ دیکھیے کہ وہاں پر ایسے نہیں ہوتا۔ آپ منشور کو لیجئے، منشور پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہے کہ اگر آپ پیسے دیں گے تو میں آپ کا انٹرویو کروں گی، میں آپ کی سٹوری کروں گی، میں اس کو ٹویٹ کروں گی۔ بی بی سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق جو ان کے رپورٹرز ہیں وہ ٹویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں، یہ تمام تر چیلنجز ہیں۔ بیسیکلی پاکستان میں ایتھیکل جرنلزم کی کمی ہے۔ فوزیہ، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو صحافت کے چیلنج ہے، صحافی کے لیے، اس کی قیادت کے لیے آنے والے وقت میں چیلنج بڑھ رہے ہیں، مقابلہ ہو پائے گا؟ بہت زیادہ چیلنجز ہیں شعبہ صحافت میں، اور ٹریڈ یونین کی اگر بات کروں تو 12 سال سے میں بھی عملی طور پر اس کا حصہ ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر سیٹ کی پالیسی ہے، سیٹ اپنا کاروبار تو چمکاتا ہے، حکومت سے پیسے مانگتا ہے، لیکن اپنی ایک پالیسی نہیں بناتا کہ وہ جو چینل سے کماتا ہے اس کے تحت اس نے اپنا HR جو نظام ہے، ہیومن ریسورس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، سیلریز دینی ہے، ہیلتھ کے جو بینیفٹ ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ الاؤنس کی بات کریں، دیگر الاؤنسز کی بات کریں، جو کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO جو کہتا ہے اپنے ورکرز کے لیے، وہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ ایک جو بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہوا ہے نا نمائندگان کا، تدارک کیسے کریں؟ تدارک ایک تو ڈگری ہونی چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر سرٹیفائیڈ ہے، انجینئر سرٹیفائیڈ ہے، وائی ناٹ جرنلسٹ کی باڈیز ہونی چاہیے، پڑھے لکھے جرنلسٹ ہونے چاہیے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ماسٹرز کیا ہو۔ پہلے یہ ایک اور بات ہوتی تھی کہ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ خبر اچھی بناتے تھے، آ جاتے تھے۔ نیو میڈیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ایتھیکل جرنلزم نہیں کر سکیں گے، مسائل بڑھتے جائیں گے۔ چیلنج مستقبل کے کیسے فیس ہوگا آنے والے وقت میں صحافی کے چیلنجز؟ ہم نے اس حوالے سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کمیونٹی کے لیے کام کیا۔ مثلاً ہم نے جو ہمارے ممبران ہیں ان کے لیے ہم نے جو پرائیویٹ کالجز، سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں ایڈمیشن کروائے اور ان سے کوٹا حاصل کیا۔ اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پہ جرنلسٹوں کا کوٹا مختص کریں، اس کے لیے بھی ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ بات ہے، ہم گورنمنٹ سے اس بات پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ جو سیلریز ہیں ان کو یا تو اشتہارات سے مشروط کریں اور ایسے قوانین لائیں کہ جو مالک پرائیویٹ چینلز، اخبارات
के मालकान अगर सैलरी नहीं देते तो फिर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप कानून के मुताबिक उसको रिजॉल्व कर सके इस मामले को। हम देख रहे हैं कि खातून जर्नलिस्ट, उसके लिए चैलेंज तो पहले थे, बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि ख़वातीन के लिए मखसूस शोबे होते हैं और जर्नलिज़म एक ऐसा शोबा है, ज़ाहिर है उसमें आपको फील्ड में काम करना है, जाना है, तो फिर बहुत ही मुश्किल ऐसा होता है कि ख़वातीन के मोबिलिटी के बहुत इश्यूज़ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इस तरह के। लेकिन जर्नलिज़म में भी अब हमने देखा है कि 2 दहाइयों से जैसे ही प्राइवेट चैनल्स आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो ख़वातीन काफ़ी सारी इसमें आई हैं। और अभी हम जो नेशनल प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो उसमें ये देखें कि अब आपको हर पैनल्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तब्दीली भी इन 2 सालों में नज़र आई है, क्योंकि ग्रुप जो हैं वो काफ़ी सारे आते जा रहे हैं और वो ख़वातीन भी काफ़ी सारी उसमें आती जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि ख़वातीन, और सिर्फ ये नहीं है कि हमें ख़वातीन के दायरे में रखा जाए। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ नेशनल प्रेस क्लब की, और मर्द भी हमें वोट डालते हैं, तो डेफिनेटली मतलब हम सब की आवाज़ होती है, सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन। सहाफ़ी को आज बहुत मसाइल का सामना है, आने वाले वक्त में चैलेंज और बढ़ेगा, कैसे हल होगा? देखें जी, ये दौर है अब डिजिटल मीडिया का, और डिजिटल मीडिया में सहाफ़ी जो है उसको अपने रवायती अंदाज से जो है वो तब्दील होकर उस तरफ जाना होगा, जिसकी बार बार हुकूमती सतह पर भी बात हो रही है, और इस पर जो है वो हुकूमत को और मीडिया की तंजीमों को और नेशनल प्रेस क्लब को मिलकर जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर एक लाए अमल मुरतब करने की ज़रूरत है। एक मुतफ़िका मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मीडिया, हुकूमत और तमाम अदारे जो कम अज़ कम आपके जो कौमी मफादात के मामलात हैं उन पर एक पेज पर हों, और उसके लिए डिजिटल मीडिया जो है उसकी कानून साजी और डिजिटल मीडिया पर नौजवानों को आगे लाने का जो एक बात चली आ रही थी और हुकूमत के कुछ लोग भी कहते थे, उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। आज की सहाफ़त को बड़े चैलेंज हैं, छोटे इलाकों में, सूबों में, आने वाले वक्त में चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, सहाफ़ी उसको कैसे कम्पीट कर पाएगा? बहुत सारे चैलेंज इसी वजह से हैं कि अनट्रेंड जो वर्क फोर्स जर्नलिज्म में आ रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, और दूसरे नए इदारे जो लोग आ रहे हैं, जर्नलिज्म के इदारे, टीवी चैनल वगैरह खोले जिनका जर्नलिज्म से कोई वास्ता नहीं है, तो वो लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं देते, नौजवान आते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल में ये कोशिश तो हो रही है कि इसको फेस करें, लेकिन इसके लिए हमें हमारे जैसे ये नेशनल प्रेस क्लब, RIUJs या UJs, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने जर्नलिस्टों को। मौजूदा हुकूमत ने आपके साथ बहुत मीटिंग की, आप पे रिलीफ पे काम किया, प्राइवेट मीडिया को अदायगी की गई ताकि आपको, आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ से ये देखें कि काफ़ी रिलीफ उन्होंने देने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुकूमत ने ये लिखवाया उनको चेक देने से पहले, लेकिन इसके बावजूद बाद इदारों से ये शिकायत आ रही है कि उन्होंने अदायगी नहीं की। लेकिन यह है कि अगर ये तमाम अदायगियाँ हो जाएँ तो मेरा ख्याल है ये क्राइसिस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। आज जब चैलेंज है तो लीडर किस तरह इस चीज़ को फेस करता है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो तनख्वाहों का इश्यू है। अखबारात कई महीने तनख्वाहें नहीं देते, और कोई रखने का कानून नहीं है, ना निकालने का कानून है, बात नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रगल जो है ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है, और उसके बाद भी लोगों ने पैसे खाए हैं। मैं एक बार फिर डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, पिंडी इस्लामाबाद के अफराद जिनको बरतरफ किया और पैसे लिए, और पूरे मुल्क का, और मैं फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रजू करूँगा। सहाफ़त एक मुश्किल पेशा, इसमें हमेशा चैलेंज रहे, माजी में थे, आज भी हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे, लेकिन सहाफ़ी एक मिशन के साथ आगे चलता है। लेकिन जब वो सहाफ़ी कमर्शियल इज़म की तरफ जाता है तो उसका काज उससे पीछे रह जाता है। यही वजह है कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और सहाफ़ी उसका मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सहाफ़ी और सहाफ़ियों के नुमाइंदे किस हद तक मीडिया के अंदर रहकर माफिया का और इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आने वाले वक्त में भी सहाफ़ी अपने काज से जुड़ा रहेगा और इस चीज़ को हकीकत साबित करेगा कि ए ताहिर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। यकीनन वो चैलेंज जीत पाएगा और यही हमारी ख्वाहिश है, वतन की ख्वाहिश है, वज़ीर आज़म का विज़न है, मुल्क की ज़रूरत है। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाम।